हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। क्लासिकल मैकेनिक्स का जो हम लोग लेक्चर सीरीज ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आज उस लेक्चर सीरीज में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तथा साथ ही साथ अगले लेक्चर में हम लोग जनरलाइज नोटेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मतलब इस चीज़ से क्लियर है कि एक ऐसा इक्वेशन मिलेगा हम लोग को जो क्या करेगा, किसी एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेंगे। जैसे समझिए, इसको पीछे मैं बताया था, मान लीजिए कि कोई एक फ्री पार्टिकल है जिसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं कि उसको सर्किल में मूव करना है। ये x है, ये y है, और एक फ्री पार्टिकल है जिसके ऊपर हमने क्या कर दिया, एक कंस्ट्रेंट लगा दिया कि जो उसका मोशन होगा क्या होगा, वो सर्किल में होगा, कि उसका मोशन इस सर्कुलर पाथ पे होगा। तो अब इस पार्टिकल का पोजीशन क्या करना है, बताना है। ठीक, जनरलाइज कोऑर्डिनेट वाला अगर आप मेरा लेक्चर देखे हैं तो इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। अगर डायरेक्ट देख रहे होंगे इस चीज़ को तो आपको समझने में दिक्कत होगा। इस वजह से लेक्चर को सीरियल वाइज देखते आइए, ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करिए और सीरियल वाइज लेक्चर को देखिए। ओके, तो अब देखिए, मान ले रहे हैं कि इस पार्टिकल का पोजीशन बताना है, तो हम क्या कहते थे कि पार्टिकल जो होगा थीटा एंगल पे होगा, और इसी थीटा को क्या कहा जाता था, जनरलाइज कोऑर्डिनेट कहा जाता था। अब मान ले रहे हैं कि जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस r है, ठीक, और इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अगर इस पॉइंट का हम बताना चाहें तो क्या बता रहे हैं कि x y है, तो क्या हम लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो इसको क्या कहेंगे y, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये सब हम लोग पीछे वाले लेक्चर में देख चुके हैं, इस वजह से डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ओके, तो x इक्वल टू क्या होगा, हम लोग का क्या लिखेंगे, x इक्वल टू r cos थीटा, और y इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, r sin थीटा। अब देखिए, x y आपका क्या है, कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट है या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, और थीटा क्या है आपका, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। तो ये इक्वेशन क्या दे रहा है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का जनरलाइज कोऑर्डिनेट से रिलेशन दे रहा है। ये इसी तरह y भी क्या बता रहा है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट के साथ रिलेशन बता रहा है। मतलब अगर हमको थीटा का वैल्यू पता है, r तो दिया ही रहेगा, तो हम r sin थीटा लिखकर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब इस फॉर्म से, जनरलाइज फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में दिए गए वैल्यू को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर थीटा का वैल्यू पता है तो r cos थीटा का वैल्यू निकाल कर हम x का वैल्यू जान सकते हैं। मतलब जनरलाइज कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आ सकते हैं, अब दिए गए वैल्यू को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसी इक्वेशन को क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसके हेल्प से हम क्या करें, एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में क्या कर सकें, दिए गए वैल्यू को ट्रांसफॉर्म कर सकें। जैसे पोजीशन दिया है कार्टेशियन में, हमको जनरलाइज टर्म में निकालना है, तो उसके लिए अब क्या लिख सकते हैं, ये हम लोग देखे थे। दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यहाँ पे है और दो यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक, इन इक्वेशनों के हेल्प से हम अगर जनरलाइज कोऑर्डिनेट दिया है तो कार्टेशियन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं दिए गए डाटा को, और अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया है तो दिए गए डेटा को हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इन इक्वेशन के हेल्प से। इसीलिए इन इक्वेशन को क्या कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहा जाता है। ठीक, अब इसी को हम लिख लेंगे कि अगर एग्जाम में पूछेगा तो कैसे डिफाइन करके आना है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि अगर एग्जाम में पूछेगा तो कैसे इसको लिखकर आना है। ओके बच्चों, तो अब अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को देखें कि एग्ज़ाम में पूछेगा तो कैसे लिखना है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि द ओल्ड कोऑर्डिनेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। ठीक, द ओल्ड कोऑर्डिनेट, या आप कह सकते हैं द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या जनरल कोऑर्डिनेट्स या कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिख सकते हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। ठीक, हम लोग पीछे देखे थे, जब क्या पढ़े थे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट वाला टॉपिक पढ़े थे, तो उसमें देखे थे कैसे रिप्रेजेंट किया था। चूँकि आपको सिलेबस में एक टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन करके डाला है, तो उस वजह से ये लेक्चर बनाया गया ताकि आप ये ना कहें कि सर ने उस टॉपिक को स्किप कर दिया।
ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे फिर कह रहे हैं कि इफ़ एक्स आई वाई आई एंड जेड आई आर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ सिस्टम, अगर एक्स आई वाई आई जेड आई ये क्या है, अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो पार्टिकल के, ठीक। आप समझ सकते हैं कोई पार्टिकल अगर है, मान लीजिए एक फ्री पार्टिकल है, तो उसके एग्जैक्ट लोकेशन को बताने के लिए क्या चाहिए, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, वाई एक्सिस डिस्टेंस और जेड एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए, मतलब एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट चाहिए। और मान लीजिए अगर सिस्टम ऑफ n फ्री पार्टिकल्स है, तो अगर ith पार्टिकल है तो इसीलिए उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स आई वाई आई और जेड आई। इसी तरह अगर दूसरा पार्टिकल है तो उसको क्या मान सकते हैं, x2 y2 z2। कल हम लोग देखे थे कि दो पार्टिकल है तो पहले का क्या होता है x1 y1 z1 और दूसरे क्या कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2 z2। तो उसी तरह ith पार्टिकल है तो ith पार्टिकल का क्या मान लेंगे, x1 y1 एंड z1 आर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ सिस्टम। देन दीज कोऑर्डिनेट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट। अब आपको बताया गया था कि जो q होता है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। ये इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेड नोटेशन है कि Q जो होता है आपका क्या होता है, ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। अब मान लेना कि जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है ये हम लोग पढ़ चुके हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट वाले में कि Q1 Q2 QF होता है, जहाँ F क्या है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स बताता है, और इसी F को हम लोग क्या देखते थे, F इक्वल टू 3n - k होता था, जहाँ k कंस्टेंट है और 3n क्या था, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम था, जब उसके ऊपर कोई कंस्टेंट न लगा हो, और -k कर देते थे कंस्टेंट लगा के, तो यह क्या होता था आपका, अब जो बचता था नंबर वही क्या होता था आपका जनरलाइज कोऑर्डिनेट होता था। या कंस्टेंट लगने के बाद ये f जो होगा क्या होगा, उस दिए गए पार्टिकल का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता था, ठीक। तो मतलब f का वैल्यू आप 3n - k भी लिख सकते हैं, क्लियर। तो अब देखिए क्या लिखेंगे कि x जो होगा क्या होगा, फंक्शन होगा किसका, जनरलाइज कोऑर्डिनेट का, साथ साथ टाइम t का। उसी तरह y भी क्या होगा, फंक्शन होगा किसका, जनरलाइज कोऑर्डिनेट का और टाइम t का। और z भी क्या होगा, फंक्शन होगा जनरलाइज कोऑर्डिनेट और टाइम t का, जहाँ t क्या डिनोट कर रहा है, टाइम डिनोट कर रहा है, ठीक। ये क्या है, यही इक्वेशन आपका क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, जैसे हम लोग देखे थे ना अभी, x इक्वल टू आर cos थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। फिर हम लोग क्या लिखे थे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x। मतलब जनरलाइज में भी जा सकते हैं, कार्टेशियन पता रहे, और अगर जनरलाइज पता है तो कार्टेशियन, जनरलाइज पता है तो कार्टेशियन में जा सकते हैं, और कार्टेशियन पता है तो जनरलाइज में जा सकते हैं, ओके। तो अब हम लोग एक जनरल इक्वेशन देखेंगे, जो हम लोग जनरलाइज देखे थे उसको लिख कर और कह देंगे कि ये इक्वेशन फर्स्ट, और जो अगला इक्वेशन आएगा 2, वो दोनों क्या है आपके ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, ओके। तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखना है, ओके स्टूडेंट। तो अब अगर हम जनरल केस में लिखना चाहे, जैसे ये क्या है, एक एक कोऑर्डिनेट के लिए है, एक्स आई वाई आई जेड आई के लिए है, मतलब लीनियर मोशन के लिए हम रिलेशन निकाल दिए कि एक्स आई का एक्स आई के साथ होगा, वाई आई का वाई आई के साथ, और जेड आई का जेड आई के साथ, ऐसे क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे। लेकिन अगर हम पोजीशन वेक्टर के टर्म में बात करें, आर आई वेक्टर के टर्म में बात करें, तो आप BSc फर्स्ट में पढ़े हुए हैं कि आर आई वेक्टर क्या होता है, एक्स आई आई कैप, वाई आई जे कैप, जेड आई के कैप। आई क्या हो रहा है, अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल का हमारे पास सिस्टम है जो सब के सब फ्री हैं, तो आई क्या बता रहा है, जो ith पार्टिकल है उसका पोजीशन, जो आपके सिस्टम में ith पार्टिकल उसका पोजीशन। मतलब आई का वैल्यू क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए 100 पार्टिकल हैं आपके सिस्टम में, तो आई का वैल्यू 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, ठीक। ये तो जनरल केस है। तो यहाँ देखिए अब इसको क्या लिखेंगे, एक्स आई आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप। वेक्टर में आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा डिटेल में इसमें जाने की जरूरत है नहीं। अब इस दिए गए इक्वेशन को भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जनरलाइज इक्वेशन के फॉर्म में। देखिए कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, और पार्टिकल ऊपर हम कंस्टेंट लगाए हुए हैं, पीछे भी हम लोग देखे हैं, पार्टिकल ऊपर कंस्टेंट लगा देना है, क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक। ये आपका क्या है, ओरिजिन है। तो अब देखिए मान ले रहे हैं कि किसी टाइम पे क्या है, पार्टिकल यहाँ पे है, इसको हम लोग Q1 कह दे रहे हैं। फिर मान ले रहे हैं कुछ देर बाद पार्टिकल यहाँ पे है, इसको Q2 कह दे रहे हैं। फिर इसको Q3 मान ले रहे हैं, मतलब जनरलाइज कोऑर्डिनेट के टर्म में बात कर रहे हैं, और इसको कह दे रहे हैं हम कि QF है। तो देखिए क्या हो जाएगा, सर्किल का रेडियस तो बराबर होगा, ये आपका ये आर आई है, ये भी क्या है आर आई है, ये भी क्या है आर आई है, ये भी क्या है आर आई है, ठीक। तो मतलब जनरलाइज टर्म का अगर जनरलाइज कोऑर्डिनेट के साथ इस आर आई का अगर रिलेशन निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, आर आई इज इक्वल टू आर आई, हर एक केस में आर आई सेम है, और क्या होगा
टाइम का ही फंक्शन होगा कि किस टाइम पर कहाँ पे है। मान लीजिए कोई टाइम t है जहाँ पे Q2 पे है, फिर अगला कुछ टाइम के बाद क्या हो रहा है Q3 पे है। तो इस तरह क्या करते हैं, टाइम को भी इसमें फंक्शन निकालते हैं कि एक किसी टाइम पे यहाँ था, फिर किसी टाइम पे Q3 पहुँच गया, फिर किसी टाइम पे Q पे पहुँच गया। ऐसे मैथ में भी कई सारे क्वेश्चन आप पढ़े होंगे। तो इसको ऐसे लिखा जाता है कि RI को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किस फॉर्म में, Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट QF के फंक्शन के फॉर्म में और टाइम के फॉर्म में, क्योंकि जब यहाँ चलेंगे तो हम देखेंगे किस टाइम पे कहाँ पे क्या है आपका पार्टिकल पहुँचा हुआ है। ठीक, और ये बताते चलते हैं कि इतने एंगल पे है, इतने एंगल पे है, फिर इतने एंगल पे है, फिर इतने एंगल पे है। तो एक ही कोऑर्डिनेट से हमारा काम चल जाता था, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो इस तरीके से जो इक्वेशन आपका सेकेंड है, ये इक्वेशन सेकेंड, और जो यहाँ लिखे हैं एक एक कोऑर्डिनेट को लेकर, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं। ठीक, तो हम लिख देंगे कि द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्लियर है। जैसे देखिए Q1 मान लेना कि क्षण यहाँ पे है, Q2 यहाँ पे है, मतलब क्या हो रहा है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट का अगर F पार्टिकल है, F कोऑर्डिनेट है, F जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, F का वैल्यू क्या होगा, 3n - k होगा। तो ऐसे ऐसे हम मान सकते हैं। तो कि RI का जो रिलेशन होगा Q2 के साथ क्या होगा, RI वेक्टर इक्वल टू RI Q1, फिर क्या लिख देंगे Q2 और QF तक लिख देंगे, और टाइम भी क्या होगा उसके साथ लिख देंगे, क्योंकि अलग अलग टाइम पे क्या है, ये अलग अलग उसका क्वेश्चन है। क्लियर। तो ये था ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि और भी जो कंटेंट चैनल पर मिले आप उनको अच्छे से पढ़ सकें। ओके, तथा सबसे पहले लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। ओके, थैंक यू।